Let's solve the first multiple choice question of chapter 2 of the book of Halliday, Resnick and Crane. और पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी गिवन बाय दिस फार्मूला वेयर vz of t is 0. From this one can conclude that the acceleration will have no component that are identically 0, may have some components that are identically 0. Option C is will have only a z component that is identically 0, and option D is will have an identically 0 z component and maybe an identically 0 component in the direction of x or y axis. So this is the question. This question also have part B, and that asks the same thing about position vector. So let me explain the first part and then we solve this question. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी हमें गिवन है और साथ में ये भी बताया हुआ है कि उसका z कंपोनेंट जो है वो 0 है। मैंने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर राइट पे लिखी हुई है और साथ में कंडीशन जो है वो ये है कि z कंपोनेंट जो है 0 है। अगर हम z कंपोनेंट को 0 सब्सटीट्यूट करें तो फिर हमारे पास जो वेलोसिटी आती है उसका फार्मूला ये बन जाता है। और अब हम देख सकते हैं कि इस फार्मूला से वेलोसिटी के सिर्फ दो कंपोनेंट आ रहे हैं, x और y, जिसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन। अब हमें पूछा ये गया है कि इस वेलोसिटी से आप एक्सेलरेशन के बारे में कौन से नताइज अखज़ कर सकते हैं। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज़ विल हैव नो कंपोनेंट दैट आर आइडेंटिकली ज़ीरो, और ये एक्सेलरेशन की बात हो रही है। और अगर आप वेलोसिटी से एक्सेलरेशन लेना चाहते हैं तो आपको वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना होगा, और जब आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो आपका वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का ये फार्मूला आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि विल हैव नो कंपोनेंट्स दैट आर आइडेंटिकली ज़ीरो, और हम देख सकते हैं कि जब वेलोसिटी का z कंपोनेंट ज़ीरो था तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट भी ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला ऑप्शन है ये सही नहीं है। अब आप अगर ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं तो ऑप्शन बी ये कहता है मे हैव सम कंपोनेंट्स दैट आर आइडेंटिकली ज़ीरो। मे हैव सम कंपोनेंट, इस लफ्ज़ के ऊपर गौर करें। हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हों जो ज़ीरो हों, वो लफ्ज़ यूज़ करता है हो सकता है, लेकिन हमें डेफिनेटली पता है कि जो एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, क्योंकि वेलोसिटी का z कंपोनेंट ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन बी सही नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन सी की तरफ, जो ये कहता है विल हैव ओनली अ z कंपोनेंट दैट इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो। अच्छा, अब बात ये है कि हमें पता है एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट ज़ीरो है, लेकिन अगर आप अल्फाज के ऊपर गौर करें तो ऑप्शन सी कहता है विल हैव ओनली z कंपोनेंट, सिर्फ और सिर्फ z कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो होगा। हमें पता है कि z कंपोनेंट ज़ीरो है, लेकिन क्या सिर्फ z कंपोनेंट ही ज़ीरो है, यानी ax और ay जो हैं वो ज़ीरो नहीं है? इस बात का अभी हमें पता नहीं है और हम इसके ऊपर अभी आर्गू करते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये कहता है कि z कंपोनेंट भी ज़ीरो है और हो सकता है कोई और कंपोनेंट भी ज़ीरो हो, यानी x या y। तो इसको अब हम देख लेते हैं। तो हमारे पास पार्टिकल जो है वो टू डायमेंशनल प्लेन में मूव कर रहा है, और जब वो टू डायमेंशनल प्लेन में मूव करता है तो इस अगर हम देख सकते हैं ये भी कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट है और उसके कंपोनेंट्स भी टाइम डिपेंडेंट है, यानी Vx और Vy भी टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो अब अगर पार्टिकल इस टू डायमेंशनल प्लेन में मूव कर रहा है, फ़र्ज़ करो वो यहाँ से मूव करता है और किसी एक लम्हे के ऊपर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। अगर वो इधर से मूव करता हुआ इस पॉइंट पे पहुंचता है और इधर से सीधा वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि जब वो इस पॉइंट के ऊपर था, इस पॉइंट से गुज़र रहा था, तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है वो प्योरली वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है और इस पॉइंट के ऊपर जो उसके एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल के कंपोनेंट्स चेंज के साथ टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ए जी तो ज़ीरो था भी, लेकिन मोशन के दौरान ए एक्स या ए वाई भी ज़ीरो हो सकते हैं। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन सी भी हमने एक्सक्लूड कर दिया, जो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जी कंपोनेंट जो जी कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वही ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास एक ही चॉइस बचती है, और वो चॉइस क्या है हमारे पास, ये डी ऑप्शन, जो ये कहता है कि जेड कंपोनेंट तो ज़ीरो होगा ही होगा,
उसके साथ साथ हमारे पास x या y कंपोनेंट भी एक्सेलरेशन का ज़ीरो हो सकता है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है कि एंड द पोजीशन r ऑफ t विल हैव नो कंपोनेंट्स दैट आर आइडेंटिकली ज़ीरो। ऑप्शन वही हैं, लेकिन अब हमने किस चीज़ के बारे में बताना है, पोजीशन के बारे में बताना है। तो लेट्स सॉल्व पार्ट बी हेयर। सो पार्ट बी इज़ पोजीशन, और पोजीशन जो है वो क्या है, r इक्वल्स x ऑफ t i यूनिट वेक्टर प्लस y ऑफ t j यूनिट वेक्टर। और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर r है, ऑफ कोर्स ये भी टाइम डिपेंडेंट है। और इस टाइम डिपेंडेंस से इससे हमने वेलोसिटी का यही वाला फार्मूला लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो अब अगेन अगर आप गौर करें तो अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस अगेन स्टेटमेंट में या इस पूरे क्वेश्चन में वो ये है कि जो कंपोनेंट्स हैं पोजीशन वेक्टर के वो टाइम डिपेंडेंट है। तो फ़र्ज़ करें कि इसी डायग्राम के अंदर हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो है वो किसी एक इंस्टेंट के ऊपर इस डायरेक्शन में है, सही है। ये पोजीशन वेक्टर है आर ऑफ टी किसी एक टाइम के ऊपर। अब अगर पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स जो हैं वो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x भी टाइम डिपेंडेंट है और y भी टाइम डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है ये मूव कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें कि ये पोजीशन वेक्टर जो है ये मूव करता करता किसी एक टाइम के इंस्टेंट के ऊपर इस जगह पे पहुँच जाता है कि उसकी जो मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, प्योरली y डायरेक्शन में। तो जब पोजीशन वेक्टर इस जगह पे नहीं, इस डायग्राम को हमें यूँ बनाना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर प्योरली इस डायरेक्शन में चला जाता है, सही है। तो इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो पोजीशन वेक्टर के सिर्फ और सिर्फ जो कंपोनेंट नॉन ज़ीरो है वो y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है। जो y कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो गया है क्योंकि पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है जो कि नेगेटिव x एक्सिस है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम लिख सकते हैं कि जो y ऑफ t है वो क्या है, ज़ीरो है। और अगर y ऑफ t ज़ीरो है तो इसका मतलब है वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी इस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो इन चार चॉइसेस में भी हमारे पास वही ऑप्शन थे। पहला कि कोई कंपोनेंट भी ज़ीरो नहीं होगा पोजीशन वेक्टर का, हमें पता है कि z कंपोनेंट ज़ीरो है क्योंकि वेलोसिटी का z कंपोनेंट ज़ीरो है, तो इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर भी ज़ीरो ही था क्योंकि वेलोसिटी जो है वो पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव होती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मे हैव सम कंपोनेंट्स दैट आर आइडेंटिकली ज़ीरो। अगेन मे हैव कहता है लेकिन हमें फॉर श्योर पता है कि जो z कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, तो पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है। तीसरे ऑप्शन में वो कहता है कि अगेन सिर्फ z कंपोनेंट ज़ीरो होगा, लेकिन हमें पता है कि सिर्फ z कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है बल्कि कोई और कंपोनेंट भी ज़ीरो हो सकता है। और उसके लिए मैंने आर्ग्यू ये किया है कि जब पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो होगा। तो इसमें भी ऑप्शन डी जो है वो सही है।